नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की मिट्टियाँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, राजस्थान की मिट्टियाँ। अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, तो एक शब्द आता है जिसका नाम है मृदा। क्या नाम है दोस्तों? मृदा। देखो, अगर बात करें मृदा की, तो मृदा किसे कहा जाता है? देखो, मृदा जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द सोलम से ये बना है, और जिसका अर्थ जो है, जिसका क्या अर्थ है दोस्तों, ध्यान रखना, जिसका अर्थ है फर्श। क्या अर्थ है? फर्श। मृदा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द सोलन से बना है, और जिसका अर्थ है फर्श। बात करें मृदा की, तो मृदा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, धरातल का वह भाग, धरातल का वह भाग जो असंगठित, धरातल का वह भाग जो असंगठित कणों से निर्मित हो, जो असंगठित कणों से निर्मित हो, मृदा कहलाता है। अगर इसके अलावा हम एक और बात करें, जैसे भूमि का सबसे ऊपरी भाग, भूमि का सबसे ऊपरी भाग जो, भूमि का सबसे ऊपरी भाग जो पेड़ पौधों के उगने के लिए, भूमि का सबसे ऊपरी भाग जो पेड़ पौधों के उगने के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करती है, आवश्यक खनिज प्रदान करती है, मृदा कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मृदा जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है सोलन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श। धरातल का वह भाग जो असंगठित कणों से निर्मित हो, मृदा कहलाता है। और भूमि का सबसे ऊपरी भाग जहाँ पेड़ पौधे उगने होते हैं, उनको जो आवश्यक खनिज प्रदान करता है, वो मृदा कहलाता है दोस्तों। अब हम बात करें, एक शब्द आता है मृदा का अध्ययन। कई बार पूछा जाता है कि मृदा के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर मृदा का अध्ययन यानी कि मिट्टी को अगर आप अध्ययन करा तो बन के है, तो ध्यान रखो बन के मृदा विज्ञान। ठीक है, मृदा विज्ञान का। अगर इनको वैज्ञानिक नाम की बात करा तो इसको बोला जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी। ध्यान रखना, पेडोलॉजी। एक आता है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि मृदा दिवस कब बनाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मृदा दिवस जो बनाया जाता है वो आपके बनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 5 दिसंबर को। तो गुरुजी, सगलों पहली मृदा दिवस कब बनाए गए हो? तो ध्यान रखियो, सगलों पहली जो मृदा दिवस बनाए गए थे वो बनाए गए हो 5 दिसंबर 2014 ने। कद घोषणा हुई? ध्यान रखियो, एंगी 2013 में घोषणा कर दी गई। कण करी गुरुजी? तो ध्यान रखे, या घोषणा करी यूएनओ। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा कर दी। एक आवे मृदा दिवस। तो गुरुजी, मृदा दिवस कब बनाया जा? मृदा वर्ष, मृदा वर्ष ध्यान रखियो 2014 है, तो ध्यान रखियो 2014 को नहीं, मृदा दिवस बनाया जाता है 2015 में। कहीं यहाँ ध्यान रखियो, एक क्या हो, एक योजना चली जिसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना इसको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना दोस्तों। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपके शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2019 को, 2015 को, 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ से हुई थी शुरुआत? शुरुआत हुई थी आपके सूरतगढ़ से। कहाँ से? सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर में। ठीक है, गुरुजी कहेंगे द्वारा करेगी, तो ध्यान रखियो, एंगे शुरुआत तो सूरतगढ़ हुई। और इसको किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना, किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका जो नारा था वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नारा क्या था? स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इसका जो नारा था स्वस्थ धरा तो खेत हरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। स्वस्थ धरा तो खेत हरा। इसका क्या उद्देश्य था? अगर बात करें उद्देश्य की, इसका जो उद्देश्य था वो था किसानों की पैदावार को बढ़ाना। किसानों की पैदावार को बढ़ाना दोस्तों। इसका जो मेन उद्देश्य था वो किसानों की पैदावार को बढ़ाना। क्या योजना थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। शुरुआत हुई थी सूरतगढ़ गंगानगर में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नारा था इसका स्वस्थ धरा तो खेत हरा। उद्देश्य क्या था? किसानों की पैदावार बढ़ाना। दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, एक ये भी बनता है कि 2015 को क्या बनाया जाता है? हमारे मृदा वर्ष बनाया जाता है, या मृदा वर्ष घोषित किया गया था। 2015 को मृदा वर्ष नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों मृदा या मिट्टी जो है, इनमें से प्रत्येक एग्जाम में अनेक प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा। देखो दोस्तों, अगर आगे हम बात करें, एक पूछा जाता है कई बार, मृदा या मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। मृदा मिट्टी या प्रयोगशाला दोस्तों, परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ कहाँ पे है? ध्यान रखना दोस्तों। एक तो आपके जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ध्यान रखना, सन 1958 में बनी थी ये, और राजस्थान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला थी ये। दूसरी जो आपके है जयपुर में दोस्तों। कौन सी? जयपुर में। एक केंद्रीय भूमि विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई है। केंद्रीय भूमि विकास बोर्ड। विकास बोर्ड, ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ पे है आपके? एक तो आपके सीकर में और एक आपके जयपुर में दोस्तों। खटखट है सीकर में और जयपुर में। अब अपन अगर बात करा कुछ मृदा से संबंधित कार्यक्रम, मृदा से संबंधित कार्यक्रम, किसा किसा कार्यक्रम मृदाओं संबंधित है जो कार्यक्रम चलाया गया, तो ध्यान रखियो। जंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सगड़ों पहली अगर बात कर लें आप, जंग नाम है सूखा संभाव्य कार्यक्रम। क्या नाम है? सूखा संभाव्य कार्यक्रम। कद शुरू होयो? तो ध्यान रखियो, ये होयो 1974-75 में। जब ये शुरू हुआ या जब ये शुरू हुयो तो एंगो जो अनुपात हो, केंद्र को 50% और राज्य को 50%, यानी कि 50-50 अनुपात में। लेकिन 1 अप्रैल 1999 में यो जो अनुपात है वो केंद्र को कर दियो 75 और राज्य को 25%। किसो? 25%। एन कई बार यहाँ पूछ लिया कि DPAP, ध्यान रखना DPAP ये कार्यक्रम है। दूसरा जो बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा जो कार्यक्रम है इसका नाम है मरु विकास कार्यक्रम दोस्तों। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम, जिसको नाम दिया जाता है DAP। कौन सा? DAP, DDP, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1977-78 में हुई थी, और इसका जो अनुपात है केंद्र का 75 और राज्य का 25% दोस्तों। राज्य का 25%, यानी मरु विकास कार्यक्रम या सूखा संभाव्य कार्यक्रम का मतलब ये था, इनका मेन उद्देश्य था कि पर्यावरण सूखा संभाव्य क्षेत्र में, यानी कि पर्यावरण विकास के लिए इस योजनाओं को बनाया गया था। मरु विकास क्षेत्र में यानी कि पेड़ पौधे बनाकर जो मरु क्षेत्र है उसका विकास किया जाना था। फिर अगर आगे बात करें, कुछ योजनाएं और थी, जैसे मरु गोचर योजना। नेक्स्ट मरु गोचर योजना, जिसकी शुरुआत 2003-04 में की गई। ध्यान रखना, इसका भी जो प्रतिशत था वो 75:25 में था। नेक्स्ट जो अपन बात कर सकते हैं दोस्तों, एक जो था एकीकृत
बंजर भूमि, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1 अप्रैल 1995 को, इसकी जो शुरुआत थी वो 1 अप्रैल 1995 को इनकी शुरुआत की गई। एक और देख लो, एकीकृत व्यर्थ भूमि, एकीकृत व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम, वो भी कई बार एग्जाम में आ जाएगा। तो इनकी जो शुरुआत हुई वो 1992-93 में, कितने में, 1992 और 93 में। ये कुछ महत्वपूर्ण मृदा से संबंधित कार्यक्रम थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे मृदा से संबंधित, कई बार इनमें से एग्जाम में प्रश्न आ जाया करते हैं। अब आप चला एक शब्द है पीएच, ओके हुआ गुरु जी, ध्यान रखियो, जन बुलापा मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच, क्या बोला, पीएच। पीएच की ध्यान रखना, हाइड्रोजन अणुओं द्वारा, हाइड्रोजन अणु के द्वारा मिट्टी की जांच, किसकी, मिट्टी की जांच। सर्वोत्तम जो पीएच होता है दोस्तों, ध्यान रखना, मिट्टी का जो पीएच होता है 7 पीएच जो अच्छा माना जाता है, इस मिट्टी को बोला जाता है 7 पीएच को उदासीन मिट्टी। कौन सी, उदासीन, या इसको उपजाऊ मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपजाऊ मिट्टी। अगर 7 पीएच से अगर मिट्टी का पीएच बढ़ गया है तो ये जो मिट्टी होगी दोस्तों, तो ध्यान रखना, ये जो मिट्टी होती है 7 पीएच से बढ़ी हुई, ये मिट्टी कहलाती है आपके क्षारीय मिट्टी। कौन सी, क्षारीय मिट्टी दोस्तों, क्षारीय मिट्टी। और इसके उपचार के लिए क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, इसके उपचार के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। क्षारीयता को या लवणीयता को कम करने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें 7 पीएच से अगर मिट्टी का पीएच कम है तो ऐसी मिट्टी कहलाती है अम्लीय मिट्टी दोस्तों। कौन सी, अम्लीय मिट्टी, ये मिट्टी कहलाती है आपके अम्लीय मिट्टी। और इसके उपचार की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसके उपचार के लिए हम रॉक फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी में रॉक फास्फेट डाला जाता है। इसके अलावा बात कर सकते हैं जस्ते का चूर्ण भी डाला जाता है, फास्फोरस भी डाला जाता है और जिप्सम भी डाला जाता है दोस्तों। तो ये है मिट्टी का पीएच दोस्तों, तो इसको देख लीजिए दोस्तों। फिर हम आगे बढ़े दोस्तों। एक मिट्टी की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम इसको देखते हैं। मिट्टी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है दोस्तों अपर्दन। मिट्टी की जो समस्या की बात करें, मिट्टी की समस्या की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है आपके अपर्दन की। किसकी, अपर्दन की। तो गुरुजी अपर्दन क्यों है, तो ध्यान रखियो, अपर्दन किसे कहा जाता है, मिट्टी का स्थानांतरण। मिट्टी का स्थानांतरण को अपर्दन कहा जा सकता है, या कह सकते हैं मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर चली जाए तो वो क्या कहलाता है, मिट्टी का अपर्दन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाना मिट्टी का अपर्दन कहलाता है। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, इसलिए इसको बोला जाता है रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु। और इसे किसानों की मौत भी कहा जाता है। अपर्दन को किसानों की मौत भी कहा जाता है। इसे क्षय रोग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षय रोग। इसके अलावा बात करें, ये कृषि का सबसे बड़ा शत्रु है। कृषि का सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों। अपर्दन जो है कृषि का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इसके प्रमुख प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसके कुछ वर्गीकरण की बात करें। एक आपके आता है जल अपर्दन, एक आपके आता है वायु अपर्दन,
और एक आपके आता है चादरीय अपर्दन। इनमें से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। एक आपके आता है जल अपर्दन, वायु अपर्दन और चादरीय अपर्दन। अब दोस्तों बात करें जल अपर्दन क्या होता है, जल अपर्दन किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जल अपर्दन बोला जाता है जल के द्वारा या नदियों के द्वारा या नहरों के द्वारा, जल के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण हो जाता है उसको जल अपर्दन बोला जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ होता है दोस्तों, ये आपके चंबल क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, क्योंकि नदियों द्वारा मिट्टी का कटाव या अपर्दन होता है, ये सर्वाधिक जो होता है चंबल क्षेत्र में होता है। इसके अलावा चंबल क्षेत्र के अलावा बात करें तो एक ट्रिक है इसकी, बीजी है, मतलब एक तो आपके भरतपुर में, फिर आपके गंगानगर में, और इसके अलावा हनुमानगढ़ में, यहाँ भी जल अपर्दन यहाँ पे होता है। फिर हम बात करें वायु अपर्दन की दोस्तों, तो वायु के द्वारा जो मिट्टी का स्थानांतरण होता है इसे वायु अपर्दन कहा जाता है। यानी कि वायु के द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण दोस्तों, वायु के द्वारा मिट्टी का स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है आपके वायु अपर्दन। हालांकि सर्वाधिक जो होता है वायु अपर्दन होता है। और अगर बात करें सर्वाधिक जो वायु अपर्दन होता है वो कहाँ पे होता है दोस्तों, ध्यान रखना, सर्वाधिक जो वायु अपर्दन होता है वो आपके जैसलमेर में। कहाँ पे होता है, जैसलमेर में। और बात करें न्यूनतम की, तो ध्यान रखना दोस्तों, न्यूनतम होता है आपके धौलपुर में। कटा हुआ गुरु जी, धौलपुर में। सर्वाधिक कटा हुआ है जैसलमेर में और न्यूनतम कटा हुआ है धौलपुर में। अब आप बात कर लें चादरीय अपर्दन की, कर लिया। चलो चादरीय अपर्दन की बात करा। देखो चादरीय अपर्दन क्या है, वर्षा के कारण पर्वतों पर मिट्टी का नीचे आ जाना, उसे क्या बोला जाता है, चादरीय अपर्दन। सबको क्या होता है दोस्तों, जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में यहाँ पे अगर मिट्टी है तो ये मिट्टी वर्षा के कारण क्या होती है, नीचे आ जाती है, जिसके कारण इसको बोला जाता है चादरीय अपर्दन। और ये सर्वाधिक कहाँ होता है, ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, जैसे आपके सिरोही में, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसके अलावा राजसमंद में दोस्तों, कहाँ पे, राजसमंद में। तो ये हम अपर्दन के बारे में पढ़ा दोस्तों। जल अपर्दन किसे कहा जाता है, वायु अपर्दन किसे कहा जाता है, और चादरीय अपर्दन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ध्यान रखना। जल अपर्दन, जल के द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना जल अपर्दन होता है। वायु अपर्दन जो होता है दोस्तों, वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो मिट्टी का चला जाना या मिट्टी का स्थानांतरण हो जाना वायु अपर्दन कहा जाता है। चादरीय अपर्दन वर्षा के कारण पर्वतों पे जो मिट्टी होती है उसका नीचे आ जाना क्या कहलाता है दोस्तों, चादरीय अपर्दन कहलाता है। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी मैं लेके आऊँ दोस्तों। अब दोस्तों एक बहुत ही बड़ी समस्या है, उसको हम पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है सेम की समस्या। कई बार पेपर में भी आता है कि सेम की समस्या किसे कहा जाता है दोस्तों। सेम की समस्या किसे कहा जाता है दोस्तों, देखो जल की अधिकता के कारण, ध्यान रखना दोस्तों, जल की अधिकता के कारण भूमि पानी को सोखना बंद कर देती है। इसे सेम की समस्या कहा जाता है। यानी जल की अधिकता के कारण भूमि अगर पानी को सोखना बंद कर दे उसे सेम की समस्या कहा जाता है। दोस्तों जब जिप्सम की प्लेट, जब मिट्टी में जो आपके आईजीएनपी का क्षेत्र है, जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्षेत्र है, रावतसर आपके बड़ोपली क्षेत्र में क्या है, जिप्सम की परत पाई जाती है, जिसके कारण ज़्यादा सिंचाई करने के बाद वो क्षेत्र में पानी नीचे नहीं चला जाता, पानी ज़्यादा सूखता नहीं है, जिसके कारण ये क्षेत्र जो होता है दलदली हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये क्षेत्र क्या हो जाता है, दलदली क्षेत्र हो जाता है। कौन सा क्षेत्र हो जाता है, दलदली क्षेत्र। और दलदली क्षेत्र हो जाने के कारण पानी सोखता नहीं, इसलिए दलदली क्षेत्र हो जाता है। इसके क्या कारण है, कारण है इसके सर्वाधिक सिंचाई
एक तो सर्वाधिक सिंचाई के कारण, दूसरा अगर बात करें वह नहरी क्षेत्र, नहरी क्षेत्र, ये कारण है दोस्तों, सर्वाधिक सिंचाई व नहरी क्षेत्र। और ये कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो ये आईजीएनपी जो क्षेत्र है, आईजीएनपी क्षेत्र, यहाँ पे सेम की समस्या ज़्यादा रहती है। कौन सी समस्या दोस्तों, सेम की समस्या ज़्यादा रहती है। अगर बात करें सर्वाधिक सेम की समस्या की दोस्तों, सर्वाधिक सेम की समस्या की बात करें तो ये जो समस्या रहती है आपके, एक जगह है जिसका नाम है बड़ोपल, जिसको अभी रामसर भूमि साइट घोषित कर दिया गया है, बड़ोपल। और ये आपके बड़ोपल पड़ता है हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना दोस्तों, बड़ोपल हनुमानगढ़ में, यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य भी डेवलप किया जा रहा है बड़ोपल हनुमानगढ़ में। इसके अलावा भी है जैसे भगवान दास, यहाँ पर भी सेम की समस्या है। इसके अलावा रावतसर, यहाँ पर भी सेम की समस्या है। इसके अलावा श्री गंगानगर, यहाँ पे भी सेम की समस्या है दोस्तों। तो ये सेम की समस्या है। इसके उपचार की बात करें, अंकुर जी उपचार किया हुआ है, तो ध्यान रखें उपचार के लिए यूकोलिप्टस, ओके सो दो अंकुर जी, यूकोलिप्टस नाम सुन लो, यूकोलिप्टस के आपने सफ़ेदो, सफ़ेदो है ना, सफ़ेदो हो गयो। एंग अलावा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, किसका, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के, यानी कि सफ़ेदे का इस्तेमाल और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस सेम की समस्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने मृदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ली है। अब अपन जो वर्गीकरण पढ़ लें कि वर्गीकरण की है दोस्तों, तो ध्यान रखियो वर्गीकरण दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो किसो किसो वर्गीकरण, एक वर्गीकरण से ध्यान रखियो, एक तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, ध्यान रखना इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में दोस्तों, कठा नई दिल्ली में है। इनके द्वारा मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 8 भागों में मिट्टी को बांटा गया। किसी किसी एक बार देख लियो, जो यहाँ पर बात कर लें सगड़ों पहली रेतीली मिट्टी, फिर गुरुजी, फिर पर्वतीय मिट्टी, फिर लवणीय मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर लाल काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, फिर काली लाल मिट्टी। तो ऐ हिसाब 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांटे गए हैं। एक जो दूसरा पार्ट है वो है आपके नवीन या आधुनिक, या हम इसको कह सकते हैं वैज्ञानिकों द्वारा, कुछ अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकरण किया गया है। इन्होंने इसको 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है दोस्तों। ए किसा किसा 5 भाग है, ए भी देख लो। जी हाँ, एक को नाम है एरिडोसेल्स, एरिडोसोल्स, एक इसको एल्टीसोल्स, एक आपके एल्फीसोल्स, एक तरह इंसेप्टिसोल्स और एक आपके वर्टिसोल्स। इस हिसाब से इनको बांटा गया है दोस्तों। अब हम इसको मैप के हिसाब से देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन मैप के हिसाबों दोनों ने पढ़ लिया, जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब आप एक सुंदर सोनो सो मैप बना लिया। ठीक है, यो राजस्थान को मैप है दोस्तों। अगर बात करा, देखो
यह जो क्षेत्र है, यो पहले नाम लिख दूं मैं, यो है थराट है, यहाँ पे मिलती है आपके लाल मिट्टी, सीधे नाम लिख दूं, लाल मिट्टी। ध्यान रखना, यो क्षेत्र जो है काली मिट्टी। अगर बात करना है लाल मिट्टी की तो यहाँ लिख दूं, लाल मिट्टी की बात करना तो लाल मिट्टी ने के बोला, लाल चिकनी मिट्टी भी बोला जाता है इसको। इसके अलावा लाल, इसको लोमी मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको बात करें, इसको रेड सोम भी बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक मिट्टी और है जिसका नाम है काली मिट्टी दोस्तों। कौन सी? काली मिट्टी। इस काली मिट्टी को एक तो रेगूरी मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा बात करें, इसको ज्वालामुखी मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको लावा मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा बात करें, इसको कपासी मिट्टी भी बोला जाता है, जरोसम मिट्टी भी बोला जाता है। देखो दोस्तों, लाल मिट्टी जो है ये आपके, ध्यान रखना दोस्तों, लाल मिट्टी जो है आपके कायांतरित चट्टानों से निर्मित है, ये कायांतरित चट्टानों से। और काली मिट्टी जो है ये आपके ज्वालामुखी उद्गार द्वारा ये मिट्टी निर्मित की गई है। तो ये इसके जो अवशेष है ज्वालामुखी, इसके कायांतरित। और इन दोनों के मध्य जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल काली मिट्टी दोस्तों। कौन सी? लाल काली मिट्टी। इस क्षेत्र में लाल काली मिट्टी पाई जाती है और इसलिए ये जो मिट्टी है वो ज्वालामुखी प्लस कायांतरित का मिक्सर कहा जाता है इसको, लाल काली। इसके अलावा एक बात करें, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे इस क्षेत्र में यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी दोस्तों। थोड़ा सा इस क्षेत्र में ये थोड़ा सा दोबारा एक बार दो मिनट देखिएगा। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपके लाल काली दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे लाल पीली दोस्तों, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी दोस्तों। ये जो क्षेत्र है लाल पीली मिट्टी का है। और ये जो क्षेत्र है आपके बनास क्षेत्र के आसपास है, बनास क्षेत्र के आसपास दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखला आपके दोस्तों, ध्यान रखना, ये पर्वत श्रृंखला, और ये पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है इसको बोला जाता है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी? पर्वतीय मिट्टी। ध्यान रखना, इसको एक तरह से अधूरी मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो क्षेत्र है बाड़मेर जालोर का क्षेत्र और ये गंगानगर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है इसको बोला जाता है लवणीय मिट्टी। कौन सी? लवणीय मिट्टी। क्योंकि ये जो है खारे पानी की झील की ज़्यादा अवशेष है, इसलिए यहाँ पे लवणीय मिट्टी, यहाँ पे भी लवणीय मिट्टी। ध्यान रखना, इसको लवणीय मिट्टी को एक तरह से ऊसर मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊसर मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा क्षारीय मिट्टी भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? क्षारीय मिट्टी। लवणीयता के कम करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे रेतीली मिट्टी है। कौन सी? रेतीली मिट्टी। ये जो बेल्ट है आपकी रेतीली मिट्टी का। और रेतीली मिट्टी को बात करें, इसको बलुई मिट्टी भी बोला जाता है। कौन सी? बलुई मिट्टी। इसको मरुस्थली मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरुस्थली मिट्टी। और इसको प्यासी मिट्टी भी बोला जाता है। कौन सी? प्यासी मिट्टी। इसमें कैल्शियम की अधिकता है लेकिन नाइट्रोजन वगैरह की इस पर अधिकता है, हालांकि ये पानी को जल्दी सोख लेती है। फिर अपन बात करें, ये जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये नदी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे एक जो मिट्टी पाई जाती है उसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। ध्यान रखना दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है इसका अलग अलग नाम है। जैसे इसको कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कछारी मिट्टी बोला जाता है। इसको डेल्टाई मिट्टी भी बोला जाता है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ध्यान रखना, डेल्टाई मिट्टी भी बोला जाता है। इसके अलावा हम बात करें, इसको दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। एक वर्ड और आता है कई बार, एक आता है खादर और एक आता है बागर।
ध्यान रखना दोस्तों, खादर जो नवीन मिट्टी होती है नदियों के किनारे, जो नवीन मिट्टी होती है उसको खादर बोला जाता है, और यही नवीन थोड़े दिनों में प्राचीन हो जाती है, इसलिए उसको बागर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? प्राचीन मिट्टी को बागर बोला जाता है। नदियों के किनारे जो नवीन मिट्टी होती है उसको खादर बोला जाता है, नदियों के किनारे जो प्राचीन मिट्टी होती है उसको बागर बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने मिट्टियों के प्रकार या मिट्टियों से संबंधित जानकारी ली दोस्तों। ध्यान रखना ये पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे जो मिट्टी है वो पर्वतीय क्षेत्र वाली मिट्टी है दोस्तों, इसलिए इसको पर्वतीय मिट्टी बोला जाता है दोस्तों। तो ये हमने मिट्टियों के प्रकार पढ़ लें दोस्तों। देखिएगा, रेतीली, लवणीय मिट्टी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने 8 मिट्टियों के प्रकार पढ़ ले दोस्तों। ये जो मिट्टियों के प्रकार पढ़े हैं ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसाब से पढ़े हैं। अब हम वैज्ञानिकों के हिसाब से और देख लेते हैं दोस्तों। तो ये मिट्टियों से संबंधित जानकारी दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैज्ञानिकों आधार पर अपन और देख लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है इसमें, सिंपल सा है। यहाँ पे जो क्षेत्र है शुष्क जो क्षेत्र या रेतीली मिट्टी, इसको एरिडोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे एरिडोसोल्स, ध्यान रखें दोस्तों, एरिडोसोल्स। ये जो है ये आपकी काली मिट्टी है, इसको वर्टिसोल्स बोला जाता है। कौन सा? वर्टिसोल्स। यहाँ पे जो क्षेत्र है इसको इनसेप्टिसोल्स। कौन सा? इनसेप्टिसोल्स दोस्तों। कौन सा? इनसेप्टिसोल्स, ये लाल मिट्टी के क्षेत्र को। यहाँ पे आपके एंटीसोल्स या एल्टीसोल्स, और जो अंतिम बचता है दोस्तों, इस हिसाब से इसका डिवाइडेशन हम कर सकते हैं। और ये जो रहता है जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, इसको बोला जाता है आपके एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स, कई बार इसको एल्फीसोल्स ऐसे भी लिखा जाता है, एल्फीसोल्स। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हमने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा ये जो वर्गीकरण किया गया है ये सारा वैज्ञानिक वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण है। एरिडोसोल्स यानी कि रेतीली मिट्टी, एल्फीसोल जो भूरी रेतीली मिक्सर जो मिट्टियाँ हैं, एल्फीसोल जलोढ़ मिट्टी जो होती है दोस्तों, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी, ये आपकी काली मिट्टी, ये आपकी लाल मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, ये आपकी रेतीली मिट्टी, और ये भूरी मिक्सर मिट्टी दोस्तों। इस हिसाब से ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है। तो आज ही हमने राजस्थान की मिट्टियों का पूरा पार्ट पढ़ लिया दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।